इफेक्ट ऑफ करंट में ज़रा सुनिएगा इसको ध्यान से। कुछ बातें अपने पास समझ में आनी चाहिए। जैसे जब भी स्टैटिक चार्ज की बात है, स्टैटिक चार्ज मतलब जो चार्ज रेस्ट पे हो, रेस्ट पे अगर कोई चार्ज होता है तो आपको पता ही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लिख लेंगे इस बात को, दो तीन थ्योरेटिकल बातें हैं। चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। चार्ज एट रेस्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, चार्ज मोशन में हो सकता है, चार्ज हो सकता है मोशन में। मोशन में होगा तो दो बातें मन में आती। एक हो सकता है कि चार्ज चले कांस्टेंट स्पीड से, और एक हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन से चले। जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। कब? जब चार्ज मोशन में हो लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से अब जब चार्ज को एक्सलेट करते हैं तो उसमें से रेडिएशन निकलता है। ठीक है, ईएम वेव बनता है वहाँ। और उसी रेडिएशन के जब रेडिएशन निकलेगा, जब एनर्जी निकलेगी तो उसके अलग अलग वेवलेंथ होंगे। उसी में से 400 to 700 नैनोमीटर का जो बनता है उसको तुम बोलते हो लाइट। तभी कहा जाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? अच्छा, अब ये जो छोटी सी बात है जहाँ से अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से इससे शुरुआत करता था, और देखना साल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, 17, 18 या 16 के आसपास क्वेश्चन आया था इतने ही बात से। ये पूछा गया था 16, 17, 18 के आसपास की बात होगी। तो ये कितनी छोटी सी बात है। तो तीन चीज़ें काम की है। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विथ एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तुमसे कोई पूछे लाइट, चैप्टर रे ऑप्टिक्स उधर चल रहा है, लाइट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करो? तो बोलने के लिए बोल सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एनर्जी इज रेडिएटेड and they have different wavelength. Among them the wavelength between 400 to 700 nanometer is called light. बोलने वाली बात है। अच्छा, लाइट की जहाँ तक बात होती है, लाइट होता तो इनविजिबल है लेकिन वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। विजिबल रेंज होने का मतलब ऐसे नहीं कि लाइट को हम देख रहे हैं, विजिबल रेंज है वो, दैट्स कॉल्ड विजिबल रेंज। मतलब उसके कारण ऑब्जेक्ट देखा जाता है। लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट कैसा है? इनविजिबल, बट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। थोड़ी सी ऐसे स्टेटमेंट वाली बात है। ठीक है। अब हमारा कंसर्न अभी जो है, अभी चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है। चार्ज पार्टिकल जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, और हमारा सारा का सारा कंसर्न यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है। सारा कंसर्न मैग्नेटिक फील्ड का है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो मैग्नेटिक फोर्स की भी बात होगी। मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी तो उसके डायरेक्शन की भी बात होगी। तो हम यहाँ पे एक तो फील्ड का डायरेक्शन पढ़ना होगा, एक फोर्स का डायरेक्शन पढ़ना होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो उसका जो फोर्स की जहाँ तक बात होती है, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी होगी तो तुमने लिखा होगा F = QE। इसको बोलते हैं, पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। लिखने की नहीं है, बस सुन लो, पढ़ना तो सब है डिटेल में। अच्छा, उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की बात करोगे तो उसको बोला जाता है QV × B। V × B यानी कि आपको वेलोसिटी और B कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ टाइम तक, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अभी आपके पास समय है। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको नहीं आता है वो पूरा सीख के आए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सब बच्चों वाली बात है जो आपको सीख के रखना। तो QV × B ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब V × B से जो डायरेक्शन आएगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब देखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। दोनों को कंबाइन कर दिया तो इसको बोलते हैं टोटल लॉरेंज फोर्स या फिर सिंपली लॉरेंज फोर्स। LORENTZ आदमी थे। अभी जब मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको B से डिनोट करते हो, पूरा नाम होगा B वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर से डिनोट करोगे।
इसी के बारे में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी चलेगी। इसका डायरेक्शन निकालना होते हैं कुछ, तो सबसे पहले इसमें बात हो जाती है बायट-सेवर्ट्स लॉ के। कुछ लॉ बने जिससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ में सबसे बेसिक है बायट-सेवर्ट्स लॉ। दो लोग थे, बायट BIOT, सेवर्ट SAVART, दोनों ने मिलकर लॉ दिया डायरेक्शन निकालने का, बायट-सेवर्ट्स लॉ। मोस्ट बेसिक है, हमेशा लगा सकते हैं। उसी का एक बाद में उसको मॉडिफाई करके जिसमें सोलेनॉइड और टोरॉइड की स्टडी करते हो, एम्पियर्स लॉ आते हैं। तो तुम समझो तुमको मैग्नेटिक फील्ड में दो लोगों को पढ़ना है, एक बायट-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ज़रा तुम सोचो, अगर बोर्ड एग्जाम की बात नहीं करें तो हमसे क्वेश्चन जब एंट्रेंस में क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो थोड़ी कहेगा बाय यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ। हमसे तो कहेगा, अच्छा वो ये भी नहीं पूछेगा, बाद में भी हम आगे पढ़ेंगे, एक रूल आएगा अगले चैप्टर में आएगा, EMIAC जब चलेगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ये सब कब बात होगी प्रिसाइजली, क्वेश्चन का तुम देखना कॉन्सेप्ट हमसे जो पूछा जाता है वो वैल्यू पूछी जाती है, डायरेक्शन पूछा जाता है। अब वैल्यू या डायरेक्शन वो तुम्हारे ऊपर है कि कैसे तुम फाइंड करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। मतलब तुम समझो, अगर बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो तो हमसे वो कभी नहीं कहेंगे कि बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड दैट, ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब डायरेक्शन निकालने की हमारे पास आज़ादी है, हमको डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा ये पक्का है, और उसमें डायरेक्शन आएगा ये भी पक्का है। बिना डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने रूल फिक्स कर रखा है, हम जो भी डायरेक्शन निकालेंगे उसमें लेफ्ट हैंड का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। पूरे फिजिक्स में मैंने पहले दिन ही कहा था, हम पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन जब निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड के यूज़ से निकालेंगे, ओनली राइट हैंड विल बी यूज्ड। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड को काट के फेंक सकते हैं, यूज़ नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से लगाओगे, चाहे पूरी फिजिक्स में शुरू से लेके अंत में फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं कर रहे। तो अब एग्ज़ाम में तो यूज़ करते हो राइट हैंड, और डायरेक्शन फाइंड करना होता है। तुम सोचो अरे यार ये BG इससे काम चला लेते हैं, बस इससे काम चलाए, सीधा उल्टा आंसर आएगा, बस -5 लेके आ जाना, 5 का तो घाटा हुआ। इसीलिए सबसे पहले पेन ड्रॉप, तब होगा डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने में मैं तुमको बता दूँ, एक तो आती है लोगों को शर्म, क्लास में जब डायरेक्शन पढ़ते हैं ना शर्म आती, हाथ ऐसे ऐसे घुमाने में उनको लगता है मैं इससे बड़ा हो चुका हूँ। भाई तू अगर इससे बड़ा हो जाता तेरे सिलेबस में नहीं होता। तुम्हारे सिलेबस में वो थोड़ी पढ़ना है A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि तुम उसके लिए बड़े हो गए हो। और ये तुम्हारे सिलेबस में है, मतलब तुम इसके लिए बड़े नहीं हुए। तो तुमको डायरेक्शन निकालने के लिए यू हैव टू यूज योर हैंड। और सबके पास हाथ सलामत है मेरे ख्याल से, आशीर्वाद है भगवान का। उंगली भी 5 है, कोई है 6 उंगली वाला? नहीं है, चलो अच्छा है। 6 उंगली, कुछ लोगों के 6 उंगली होते हैं, देखा तुमने? बचपन में डरता था ऐसे, बाद में समझ में आएगा अच्छा ऋतिक रोशन का भी है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा ठीक है भाई। तो मतलब अब आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, सारा का सारा फोकस डायरेक्शन निकालने पे हमारा होगा। तो अभी कहानी की शुरुआत जब हुई है तो एक बेसिक माइंड मैप तैयार हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा चैप्टर है उसमें 2 तरह की स्टडी चलने वाली है, एक फील्ड की, दूसरा फोर्स की। फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे चलेगा जिसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट। लिखो तो, पहले लिखो करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा लिखो, करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है। मज़े की बात यह है कि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है तो वो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझो, वो करंट कैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होगा ना भाई उसके अंदर। तो ओवरऑल कैसा होगा वो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लिख लेना, पहली बार वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब लिखो, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, पूछने वाला सवाल है। इस एक्सपेरिमेंट को ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस होता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेट नहीं होते, आप समझते हैं? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है किस स्पीड से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम सुना है तुमने, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से अंदर चल रहा होता है। ठीक है, अब
एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कब जाएगा? जब उसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है क्या? नहीं, तब भी चल रहा होता है। कितनी स्पीड से चलता है? किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी तगड़ी स्पीड है। चलने के लिए एनर्जी कहाँ से लेता है वो? रूम टेम्परेचर से, तभी तो उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जो हाल केटीजी में स्पीड की पढ़ने वाले हैं हम, उसमें जो हाल केटीजी में स्पीड का है, किसका? गैस के मॉलिक्यूल का, वही स्टाइल किसका होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चलते हैं, उसको बोलते हैं आयंस, जो इमोबाइल होते हैं। आयंस होते हैं ना, प्रोटॉन का भी मोशन नहीं होता बेसिकली। हमारा कंसंट्रेशन किसके मोशन पे होता है? इलेक्ट्रॉन के मोकस। हल्के कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो उसमें मोबिलिटी वाली कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सोच के देखो, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। प्रोटॉन, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिया प्रोटॉन आगे जा रहा है तो करंट कहाँ जा रहा होगा? और इलेक्ट्रॉन आगे गया तो करंट पीछे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को इतनी ही ज़रूरत करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस चैप्टर में है, बाकी विशेष कोई दिक्कत नहीं। क्यों? समझो, यहाँ पहले से वो करंट बता देगा तुमको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना होता था, यहाँ ये पहले से बता देगा। तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा? करंट के डायरेक्शन से तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा। पहले वो क्या देंगे? करंट। अब ज़रा सुनना, क्या हुआ होगा? पहले तो चार्ज आया होगा, फिर चार्ज आया होगा मोशन में। चार्ज के मोशन आते ही कौन बन गया? करंट। और तब आएगा मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले चार्ज, दूसरे में चार्ज आया मोशन में, उसके बाद आ गया करंट, और करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है, मतलब करंट का होना जरूरी है। नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। अब देख, करंट अगर मान लो दो वायर है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, सोच बढ़ा रहे हैं। ये वायर है वायर नंबर 1, सोच के देखो, और बगल में एक और वायर है, बगल में एक और वायर है, ये है वायर नंबर 2। दो वायर दे रखे हैं, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। इसमें करंट है। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन में तुम इससे कनेक्ट हो जाओगे। जैसे मान लो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। दो वायर हैं, पास पास रखें, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? दोनों प्रोड्यूस करेंगे। मान लो किसी ने कहा कि ये जो I2 है, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसका नाम हमने रख दिया B2, और इस I1 ने जो प्रोड्यूस किया उसका नाम कर दिया हमने B1। डायरेक्शन की बात अभी मैंने करी नहीं, इस लिख नहीं रहा हूँ किस तरह, वैसे सब तुम जानते हो, बता दूंगा। B1 और B2, ठीक है। अब देखना, बड़ा अच्छा है। क्या ऑर्डर समझाता हूँ, देख। सबसे पहले तुमको क्या चाहिए होगा? चार्ज। उसके बाद इस चार्ज को लेके आओगे कहाँ पे? मोशन में, जहाँ पे तुम V को क्या रखोगे? कांस्टेंट। अच्छा, इससे क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट। अच्छा, ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तुम देखो, मैग्नेटिक फोर्स कहीं लग रहा होगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके लिए करंट चाहिए, उसके लिए चार्ज का मोशन में आना हुआ होगा। और ये, अब बुद्धि लगाओ, सोच, किसी ने तुमको करंट दे दिया तो तुम ये थोड़ी सोचने जाओगे कि भाई चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है। सोचेगा क्या? तो पागलपन है कि नहीं? कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात बड़ा समझदारी का है। भाई मुझे तुम करंट दे दिए तो मैं इधर नहीं सोचूंगा कुछ भी। हाँ, मेरे को B दे दोगे तो इससे लड़ाई करूँगा क्या? नहीं, ये समझ लेना। जब तुम फोर्स के बारे में बात कर रहे होगे और जब तुमको पता है कि B यहाँ है तो पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? मान लो तुम यहाँ पे हो तो ये चाहिए होगा उसके लिए। ये बात अगर तुम्हारे मन में आ गई तो तुम गलती नहीं करोगे, और तुम फिर ये नहीं सोचोगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है का टेंशन नहीं रहेगा। अगर ये ऑर्डर तुम्हारे दिमाग में सेट है तो, समझ रहा भाई? ये ऑर्डर दिमाग में सेट रखने का, 1 2 3 4 5। अब उसका बाद नंबर किसका आएगा? कुछ नहीं। अब क्या बचा? चैप्टर खत्म। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। दूसरा, इस चैप्टर के चलते चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपको पढ़ा रखा है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से रिवाइज करके रेडी रहें।
रोज़ रोज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, दुनिया जहान, सब, क्योंकि सब की ज़रूरत आने वाली है। तो सबको इसी बीच में रिवाइज करते रहना है, बिल्कुल एक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात तो मैं समझ गया, इसको यहाँ रहने देता हूँ। अब ज़रा सोच के देख, मैंने तुमको एक बात बोली थी, कोई भी आदमी कितना भी ताकतवर हो वो अपने आप को गर्दन पकड़ के नहीं उठा पाएगा, है ना। कितना भी ताकतवर कोई अकड़ के आ रहा होगा, साला मैं तो ऐसे जाता हूँ वैसे जाता हूँ, जिम फलाना चिलाना, मेरा तो ऐसे वैसे, तो बड़ी तरह उठा के दिखा खुद को तो नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, दूसरे को उठा सकता है। अब ज़रा सोच, ये I1 क्या प्रोड्यूस किया, B1, फील्ड आने से क्या लगता है, फोर्स। फील्ड किसका, इसका। क्या ये अपने फील्ड से अपने आप पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं। अगर फोर्स I2 पे लगना है तो फील्ड किसका लोगे, I1 वाले का, यानी कि I2 पे लगने वाला फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल B1 है। ये बुद्धि मन में चलनी चाहिए। ये बात अगर मन में सेट है कि हाँ भाई, कोई भी आदमी अपने आप को ऐसे करके लिफ्ट नहीं कर सकता। आप कार चला रहे हैं, आपकी कार ख़राब हो गई, कार का शीशा बंद करके अंदर पैक हो जाओ और अंदर बैठ के कार को धक्का नहीं दे पाओगे, सोच के देखो। इसीलिए तुम देखते होगे, मैंने बार बार कहा है, ऑटो वाला जब उसका गैस ख़त्म हो जाता है या उसका जब तेल ख़त्म हो जाता है तो एक टांग पहले बाहर निकालता है ऑटो के अंदर बैठ के, और उस टांग से उसको पुल करता हुआ आगे लेके आता ऑटो को। देखा है कभी तुमने? नहीं तो ऑटो चला के देखिए, ऑटो चला के देखिए। मेरा बड़ा मन है कि मैं अब तो वो रिक्शा देखने को नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो रिक्शा होता ना एक, जिसमें लोग चलाते हैं, पीछे लोग बैठते हैं, उस रिक्शा को चलाने की इच्छा थी। छोटे थे तो कोई देता नहीं था, जब बड़े हुए तो रिक्शा ही गायब हो गई। अब मैं गया गांव में, रिक्शा ही नहीं है। अब सब लोग वो बैटरी वाला रिक्शा लेके चल रहे हैं, तर, वो रिक्शा ही नहीं किसी के पास। अब जब हम छोटे थे तो उस रिक्शा का बहुत क्रेज़ था। तुम लोगों ने देखा वो रिक्शा? बैठे हो उस पर, मम्मी के साथ बैठे, चलता है। मेरे गांव से तो उठ गया वो रिक्शा ही ख़त्म हो गया। उस रिक्शे में क्या बढ़िया मज़ा और इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों का मुझे कलेक्शन करने का बहुत अच्छा रहता है, बहुत। जैसे कि मैं कैसेट्स होते हैं ना, कैसेट्स, बचपन में मैं इतना तेज़ था कि पापा कैसेट्स गाने वाने सुनते होंगे, तो मैं क्या करता था कि स्पीकर तोड़ के चुंबक निकालता था उसके, समझ रहे हैं? ये हर लड़के की खासियत होती है। आप लोगों ने नहीं किया? स्पीकर होते थे ना पहले, गाना बजने, साउंड बॉक्स बोलते थे हम उसको। अब वो नया साउंड बॉक्स, और मुझे पता लग गया इसके अंदर चुंबक होता है, और उसको तोड़ के सिर्फ चुंबक निकालने का। और दूसरा, कैसेट्स के अंदर जो रील वाले कैसेट्स देखे तुमने, लाइन ऐसे निकलती, तो कहीं देख लिया मैंने कि वो किसी ने अपने यहाँ ऐसे सजा रखा था उसको ऐसे करके। मैंने घर पे आकर सारे कैसेट तोड़ के सिर्फ वो निकाल लिया, सारे कैसेट तोड़ दिए, वो निकाल लिया। अब तुम सोचो कैसा दुख हुआ होगा पापा को, मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें अब वो होता तो कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें थी। पुरानी चीज़ें रखिएगा आप, जैसे कोई तुम्हारे यहाँ कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह हो तो उसको रखो संभाल के। पुरानी बाइक हो तो साला चंद रुपये के चक्कर में बेच मत दो, पुरानी चीज़ों को रखो। अब मेरी मम्मी ने सारा बेच बाच दिया, उसको तो अलग ही लगता है, उसको लगा पुरानी चीज़ें बेकार है। मेरे पास एक बाबा की साइकिल थी, साइकिल पुराने ज़माने की, क्या बढ़िया साइकिल, पीछे ऐसे हैंडल वैंडल, मैं उसको ठीक करा के चलाता, क्या मज़ा आता। तो सोच, बाबा की साइकिल सुनने में मज़ा आ रहा है, और उसने उसको बेच दिया। किसको दे? मैंने पता भी करने की कोशिश करी किस आदमी ने खरीदा है, थोड़ा कितने में ले गया होगा, 200-300 500, और अब तो हो सकता है ऐसे भी ले गया हो। तो पुरानी चीज़ें तुम लोग बेचना मत। अब क्यों नहीं बेचना? जीवन में पैसा वैसा ठीक है, कमाई लोगे। अब बाद में जब तुम पैसा कमाओगे, काम करोगे, छुट्टी तुम लोगे ना भाई जीवन में, घर वर तो जाओगे, छुट्टी लोगे, बैठोगे, तो कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के सुकून मिले। जो चीज़ें तुम्हारे घर की हैं और 100 साल पहले कोई लोग यूज़ कर रहे थे, वो तुम्हारे पास आए, अचीवमेंट है। सब ऐसे नहीं कि कबाड़ी में बेच देने का। तो थोड़ा सा बचा के रखिएगा। ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी तुम लोगों ने? ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी है ना? मेरे पापा को दहेज में मिली थी तो ब्लैक एंड वाइट टीवी अभी भी जो है वो है। अरे बहुत चलता है हमारे यहाँ दहेज, साला दहेज नहीं तो शादी नहीं होती, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। चलिए आते हैं। अब ये चीज़ तुम्हारे मन में अगर सेट हो गई, अच्छा बताओ, I1 पे फोर्स लगाना है तो किसका फील्ड रिस्पॉन्सिबल है? I2 वाला। ये चीज़ अगर मन में सेट है तो चैप्टर शुरुआत करी जा सकती है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप हेडिंग डालिए बायट-सेवर्ट्स लॉ। बायट-सेवर्ट्स लॉ।
बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स लॉ, शॉर्ट में BSL बोलते हैं, बायट-सेवर्ट्स लॉ। ज़्यादा कहानी पे नहीं जा रहा हूँ, लॉजिकली बात कर रहे हैं। अब ज़रा देखो, इस तरीके का कोई वायर है टेढ़ा मेढ़ा रैंडम, उस वायर पे छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया। मैंने क्या किया, बात सुनना, एक वायर था टेढ़ा मेढ़ा, उस वायर पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया। वायर की पूरी लंबाई L रही होगी, पूरी लंबाई L थी, मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, नाम क्या दे दिया, DL। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, DL। अब पूरे वायर में मान लो करंट गया था I, तो इस DL के हिस्से जो करंट गया मान लो उसका नाम हमने IDL दे दिया, बोल रहे हैं ऐसे। तो अब IDL दे दिया, बढ़िया बात है। क्या किया कि यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है P। इस वायर से, इसमें करंट है, इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। अब वो जो P पॉइंट है उसका यहाँ से कुछ न कुछ एंगल है थीटा। अब वायर तो यहाँ पे है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींच दिया, ये खींच दिया टेंजेंट, और एंगल किससे मेजर कर दिया है, उसी टेंजेंट से। ठीक है, पहले फ़ोटो बना लो, फिर तुम आराम से लिख दोगे। तुमको याद होगा एक रिलेशन आता है, IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, नाम सुना है, IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आता है B, ये आता है B। ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने कह दिया कि भाई साहब यहाँ से जो B आएगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, अब उसके बाद से साइन थीटा के। लिख लो, पहले लिख लो, फोटो लिख लो, फिर बताता हूँ। फोटो बना लीजिए, बात क्लियर लिखना, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। एक एक बात बोलूँ, समझना फिर से। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो एक एक बात। करंट कितना था इसमें, I, करंट एलिमेंट कितना लिया हमने, DL, यहाँ से क्या निकला, IDL, करंट एलिमेंट। ये एंगल इस करंट एलिमेंट से लिया है, करंट एलिमेंट बोलते हैं, इसका नाम है करंट एलिमेंट। छोटे सेक्शन की स्टडी होती है। फिर से बोलता हूँ, वायर की लंबाई कितनी थी, L, मैंने छोटा पार्ट ले लिया DL, ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया DL। अब DL के हिस्से में करंट आएगा, उसको बोलेंगे करंट एलिमेंट, नाम है उसका IDL। ये IDL कौन है, ये है करंट एलिमेंट, लिख दो, करंट एलिमेंट इसका नाम है। तो कैसे लिया तुमने, वायर पे टेंजेंट खींचा और एंगल किससे मेजर किया है, उसी टेंजेंट से, और उसका नाम कौन है, थीटा। क्योंकि छोटे सेक्शन का है तो इसका नाम होगा DB, इसका नाम होगा DB। सोच रहे हो क्या, बात सही है बिल्कुल। अब ज़रा सोचो, अगर हमारे पास अगर छोटे सेक्शन का पता हो गया तो बाकी तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे, बाकी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें पूछी जा रही है, इसको देख के बोल दो अगर तुमको फार्मूला याद है तो। ये DB किस किस के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू DL, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। चाहो तो बगल में लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। DB प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल टू DL, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और नीचे R स्क्वायर। सबको मिला देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे कूलम्ब्स लॉ में बोलते हो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, एक कांस्टेंट लगाते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आओ 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 आराम से समझो। एक फार्मूला आ गया, इससे इम्पोर्टेंट कोई फार्मूला नहीं है भाई। तो यहाँ से DB की वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये बायट-सेवर्ट्स लॉ का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो कहता है हे बच्चा डिराइव कर,
इसको ड्राइव कर, फिर बच्चा ड्राइव करता है। अब बोर्ड में ऐसे जाकर लिख दोगे तो कहेगा तुमको फेल। ऐसे नहीं करने का उधर कि एक्सपेरिमेंट करके चले गए लोग, नहीं, वहाँ पूरी कहानी ऐसे लंबा चौड़ा खींच के आने का। खैर, अब देखो यहाँ हमारे लिए कौन सी चीज़ें काम की है। अगर मैं इसमें ऐसा करूँ, क्या हम लेंथ को एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, लेंथ को वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ को हम वेक्टर ट्रीट करेंगे और बहुत बार करेंगे, उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। अभी आएगा चैप्टर, देखना, हमने कई बार किया है। अभी तुमने शायद अभी EMI नहीं पढ़े हो ना, पढ़ना, वहाँ पे बताऊंगा तुमको। BLV तुमने सुना है? वहाँ L नहीं, L इफेक्टिव होता है, वह वेक्टर ट्रीट होता है, सिखाऊंगा। अब आप देखो यहाँ, अब इसको वेक्टर फॉर्म में, ये तो स्केलर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। एक तो करंट वेक्टर है, हम कर रहे हो वेक्टर है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे जरा सोच। ऊपर नीचा R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचा R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? R3, और ऊपर बनेगा DL sin थीटा R, DL क्रॉस R। लिखता हूँ मैं, देखना, DB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I हटा लो, यहाँ DL लगा लो, क्रॉस R लगा लो, नीचे में R3 लगा लो। बोलो ऊपर नीचा देख लो, दोनों एक है। मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचा R से? ऊपर लिख लेना कॉपी में, ऊपर नीचा R से मल्टीप्लाई। मतलब इसके बाद मैंने ये काम किया है, ऊपर भी R नीचे भी R। इसको तोड़ के देखो, इसको तोड़ के देखो, DL क्रॉस R, DLR साइन थीटा, और नीचे का R होता, ये R3 बन गया, ऐसी वैल्यू लिख दी। अब ऐसा लिखने का एक तो मन में आता है कि DL क्रॉस R की लड़ाई क्यों कर रहे हो? R क्रॉस DL भी तो बोल सकते थे। नहीं, बोलने का तो बोल ही सकते थे, अब गलती हो सकती थी, R क्रॉस DL भी बोल सकते थे, परंतु क्या है, डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल बने हुए हैं, उस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए DL क्रॉस R ही सही बैठता है। समझो, DL क्रॉस R और R क्रॉस DL में साइन का अंतर पड़ जाएगा। इससे उधर जाना और उससे इधर जाना, यार अंतर तो पड़ेगा ना साइन का। इसलिए समझाऊंगा, आप ज़रा समझिए समझदारी कैसी होती है। देखिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले लो, ये मान लो R और ये ले लो F, और अब की बार उल्टा लो, ऊपर ले लो R, नीचे ले लो F, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया, इसमें देख, R से F की तरफ जाऊंगा, अपने फिंगर्स को देखो, जो राइट हैंड है उसको R की तरफ रखो, पाम को फेस करो F की तरफ और इसको मोड़ लो। अंगूठा कहाँ आएगा? बाहर। तो अब एक ही से समझ जाओ, मान लो मैं R से F गया, मतलब R से F अगर फिंगर्स को टर्न किया तो रिजल्ट आया बाहर की तरफ। अब उल्टा करके देखो, F की तरफ फिंगर्स करो, R की तरफ पाम की करो और इसको टर्न करो, तो अंदर आ गया कि नहीं? तो अगर आपने F से R की तरफ अगर टर्न किया है तब रिजल्ट अंदर की तरफ आता है। ये तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पे R क्रॉस DL कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। DL क्रॉस R लिखना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी जब टॉर्क पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? रोटेशन को भी शाम वाले ग्रुप में ही डाल दिया है अब, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन वाला जितना सेक्शन था सबको शाम वाले में डाल दिया। चलिए, ये कहानी हो गई, छोटी सी बात है। वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख लो, वेक्टर फॉर्म में भी बात बन जाती है, वेक्टर फॉर्म में। अब B के यूनिट को लेके थोड़ी सी बातें होती है कि B की यूनिट क्या रखें। तुमको कुछ याद होगा, B की यूनिट एक तो तुमको याद ही होगा, टेस्ला। B की यूनिट होती है टेस्ला, एक होता है तस्ला, एक होता है टेस्ला। तस्ला यू नो व्हाट इज तस्ला? भगोने का भाई, जो भगोना होता है ना, भगोना बोलते हो ना तुम लोग, क्या भगोना? भगोना एक बहुगुना था हमारे क्लासमेट था, तो भगोना। तस्ला इज़ द लोकल लैंग्वेज। तस्ला इज़ अ कंटेनर विच इज़ यूज टू सिंपली बॉयल द मिल्क एंड राइस एंड ऑल। चलो, B ये टेस्ला है, B टेस्ला है। अच्छा चलो, एक थोड़ा सा दूसरे चैप्टर में चलते हैं। तुमने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते समय मैंने क्या बोला था? सबसे पहला सेंटेंस फ्लक्स पढ़ाते समय क्या बोलते हैं?
किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। नहीं बोला था क्या? बिना ऐसे बोले शुरुआत ही नहीं करता हूँ। किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। इलेक्ट्रो में कौन कौन थे? इलेक्ट्रो में तुम थे, तुम भी थे, बाकी लोग नहीं थे? तो ठीक है, तो नहीं बोला था मैंने, गजनी हो गया। चलो, किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देगा। तो अगर मैं यहाँ से फाई ई की बात करूँ तो ई, अगर मान लो कि ई डी ए है तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा मान लो 0 है, तो क्या मैं फाई का एक छोटा बच्चों वाला फार्मूला बोल सकता हूँ? फाई ई बराबर ई इंटू ए, ऐसे ही बोल सकता हूँ, सब 0 ले लिया एंगल। अब जरा सोच के देखो, यहाँ से ई लिखना हो तो क्या लिखोगे? फाई ई अपॉन एरिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, इस चैप्टर में वेक्टर फील्ड कौन है? मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी के बारे में बात करनी हो तो सिंपल यहाँ से फाई बी अपॉन एरिया बोल सकते हैं ना। तो हमसे एक सवाल पूछा है जिसमें उसने इसके टर्म में इसकी यूनिट के बारे में जानकारी हमसे ली है। इसकी यूनिट जानते हो? वेबर, और ये मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट कौन सी आ गई? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और एक कौन सी है? टेस्ला। दोनों बराबर है, तो यूनिट का ध्यान रखिए, एक तो टेस्ला और दूसरा WB, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर यूनिट पूछा जा सकता है यूनिट डायमेंशन में, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। सही है, निकाल लोगे यूनिट, ये वहाँ है। ऐसे मुझे पूरी जानकारी है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया होगा तब भी इसको बोला होगा। मैंने कहा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड डाल दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, सही है। तो अभी कुछ बेसिक जानकारी जिसके ऊपर हमारा काम चल जाएगा वो तो इतना ही है। अब लिखो इसका एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 1 लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये इसका एप्लीकेशन है। लेकिन हम इसको डिराइव करेंगे किसके हेल्प से? आर्क के हेल्प से। हेल्प इसी की लेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ लेंगे आर्क की स्टडी पहले पढ़ेंगे। और जब तुमको आर्क पता लग जाएगा तो उसी आर्क में जो एंगल होता है अल्फ़ा, उसको चेंज करोगे, कभी 2 पाई रख दोगे तो वो सेमी सर्कल बन जाता है, और उसी को पाई रख दोगे, 2 पाई रख दोगे तो क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। जब पाई रखोगे तो सेमी सर्कल और 2 पाई रखोगे तो सर्कल। ठीक है, आते हैं धीरे धीरे बात समझते हैं। पहले लिख लिए सर्कुलर आर्क सीख लेंगे, बाकी यहीं से डिराइव हो जाता है। इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं, तो आपको बेसिक पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके अगर फार्मूला तुम अगर काउंट करने लगो तो तुम कम से कम 50 के प्लस जा सकते हो। इसलिए बेसिक पकड़ के रखोगे तो लगभग 5-6 फार्मूले में काम चल सकता है। लेकिन जिसको फार्मूला जितना ज़्यादा याद हो उतना बेनिफिट है, लेकिन अब बात यहाँ होती है कि कम से कम कितना याद करना है। तो कम से कम वाले लिस्ट में जो फार्मूला आपको बताया जाए उसको ध्यान रखिएगा। उसमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइट से बस लो क्या है। ठीक है, अब आओ सर्कुलर आर्क की बात करते हैं और खुद से डिराइव करना है इसको। ये मैंने
इस तरीके का एक आर्क लेंथ बनाने की कोशिश करी है। ये इसका सेंटर है, इस एंगल को अल्फ़ा बनाया है, माना इसमें करंट आई गया है, ये सेंटर है। बड़ा सा कोई सर्कल रहा होगा, उसका हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया, आर्क बना लिया, और हमने एंगल बनाया है अल्फ़ा, एंगल बनाया है अल्फ़ा, एंगल बनाया है अल्फ़ा। ठीक, अब ज़रा ध्यान से सुनना। तुम सबसे पहले एक एलिमेंट लोगे और सबसे पहले यहाँ से क्या खींचोगे, टेंजेंट, नाम होगा आइडियल, और एक लाइन यहाँ लेके आओगे, और ये एंगल कितना होगा 90। बात समझ रहे हो क्या? एंगल किस किस के बीच होता है? टेंजेंट और वो जो जहाँ पे ये पॉइंट हमको फाइंड करना है, हमने अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको ध्यान हो तो हमने ऐसा लिखा था, डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 में कोई दिक्कत नहीं है, आई में भी कोई दिक्कत नहीं है, डी एल क्रॉस आर, और नीचे में आर का क्यूब, डी एल क्रॉस आर, नीचे में आर का क्यूब। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक कोशिश तुम करके देखो, यहाँ से इसी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड खुद से फाइंड करके देखो। रेडियस हमने आर लिया हुआ है, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ आर्क, इसको हमने कैपिटल आर लिया है, हमने इसको कैपिटल आर लिया है। फाइंड करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इस dB का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन 90, नीचे में आर स्क्वायर। अब ज़रा देखना, ये यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 अब आई और रेडियस देखिए, ये तो आराम से नीचे आई और ये रहा रेडियस, डी एल साइन 90 हो जाएगा। अब ज़रा देख, साइन 90 तो 1 होता है, इंटीग्रेशन किसका चलेगा, डी एल का, इंटीग्रेशन चलेगा डी एल का, मानते हो ना? अब हमने माना कि डी एल जोड़ के जो आर्क लेंथ बना है उसका नाम एल है, ये हमने कंसिडर करा। हमने क्या किया, इन सब के जगह पे एक वैल्यू एल लिख रहे हैं, तो देखो डाटा क्या बन जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई ऊपर, आर स्क्वायर नीचे, और यहाँ क्या बन गया, एल। ठीक, इतना ठीक है। अब देखो अगला काम क्या कर रहे हैं, वहीं ध्यान देना। म्यू नॉट अपॉन 4 कोई समस्या नहीं, आई एक आर यहाँ छोड़ दिया और एक आर इसके हिस्से में दे दिया। अब एल अपॉन आर, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ किसका, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को क्या बोलते हो, एंगल बोलते हो ना। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया, आराम से बोलो दो, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 आर। ये किसका फार्मूला है, बी आर्क। बी आर्क, बी आर्क क्या होता है, बी आर्क क्या होता है, बी आर्क, अरे जेई मेन में फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखते हो ना, बी आर्क भी तो एक एग्ज़ाम होता है, आर्किटेक्चर बनते हैं उससे। बीटेक का भाई है वो, बीटेक नहीं है वो, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। तो कोई तुमसे पूछे आर्किटेक्चर का क्या फार्मूला है, यही कहना, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 आर। एक फार्मूला याद है, बन गया आर्किटेक्चर। उसमें डायग्राम वगैरह बना के दिखाना पड़ता है। क्या इस फार्मूले को याद रखना चाहिए, तो 100% रखना चाहिए। नहीं याद रहा, मामला गड़बड़ है। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 आर,
म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये और ये। अब फार्मूला काउंट करना तो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, नंबर दे के देखते हैं कि कितने कम से कम फार्मूले हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला तो ये रहा और दूसरा ये रहा, 2 फार्मूले हो गए। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर फार्मूले की नंबरिंग कराने का, ताकि तुमको लगे कि इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, डेरिवेशन समझ में आया क्या? बात समझ लो। अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। अब ज़रा देखना, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करते चलो, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करते चलो। अल्फ़ा को पूरा ऐसे कर दो तो देख अल्फ़ा ए इतना बड़ा आर्क लेंथ। बताओ, अल्फ़ा पूरा फैल गया, ये इसका सेंटर है, अल्फ़ा अब ये हो गया, तो अल्फ़ा कितना हो गया ये पाई, वहाँ पे रख दो पाई, तो ये बन गया म्यू नॉट आई पाई, ओहो आई पाई अपॉन 4 पाई साथ में आर, पाई पाई निकल लिए, क्या बन गए लिखने से रहना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये किसका फार्मूला हो गया? बी सेमी, बी सेमी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। कहाँ पर? सेंटर पर। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकल रहा है? एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, एट सेंटर। गर्दन जो हिला रहा है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखेगा कौन? गर्दन मटका रहे हो, ये इससे रैप बज रहा है, रैप। आजकल कौन सा सिंगर चल रहा है हिट में? तुम लोग गाने नहीं सुनते हो? नहीं सुनते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रैप नहीं सुनते तो क्या सुनते हो? पुराने गाने। कौन से गाने सुनती हो? एक गाना बताओ। भजन? वाह, इतने संस्कारी बच्चे, इतने संस्कारी बच्चे मिले, सौभाग्य है हमारा, भजन वाले बच्चे मिले। तू कौन सा सुनता भैया? नहीं सुनते हो? बहुत अच्छे लड़के हो। ये सुनती है इसके गाने, मड़गिल वाले। तुम कौन से सुनते हो भाई? ऐसी बोल रहे हो। जब मैं आया था ना कोटा पढ़ने, तो हमारे जो फिजिक्स के सर थे, तो भाई हम तो फैक्ट है, मैं गाने सुनता था। अब मुझे किसके गाने अच्छे लगते थे? तो आतिफ असलम के गाने बहुत अच्छे लगते थे मुझे, उस समय हिट हो रहा था, अब मैं उसके गाने सुनता था। अब आतिफ असलम हो गया, के हो गया, मोहित चौहान, राहत फ़तेह अली खान, ये सारे सिंगर थे। शफाकत अमानत अली, पंजाब में मास्टर सलीम, अमरिंदर गिल, ये सारे सिंगर्स हुआ करते। तुम लोग नहीं जानते हो, कुछ तो सुने होगा यार, इतने नाम भूल गया मैं। तो ऐसे गाने सुनता था मैं। यहाँ पे आए तो जो फिजिक्स के सर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई गाने इंग्लिश सुनो, ऐसे सुनो जो तुम्हारे समझ में नहीं आए। अगर गाने सुनते हो तो ऐसे सुनो जो समझ में नहीं आया। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और तब का समय ऐसा था कि आपके पास गाने यू कांट डाउनलोड फ्रॉम एनीवेयर, आपको उसके लिए साइबर कैफ़े में जाना होता था। उसके बाद से दिल चार्ज यू ₹1 पर सॉन्ग ऐसे करके, तो ₹1 में 1 गाने मिलते थे। तो और साइबर कैफ़े में लोगों की भीड़ थी, हम लोग तो रेगुलर कस्टमर थे नहीं, तो हमको तो भाई लाइन में रहना पड़ेगा। भाई जो रेगुलर साइबर कैफ़े का कस्टमर होगा उसको तो प्रायोरिटी देंगे। तो मैं पहले गाने पता किया कि इंग्लिश में कौन कौन से गाने सुने। बहुत लोगों के सुने, पल्ले ही नहीं पड़ा। 1-2 सिंगर में जानता था, जिसमें वो था एक था, क्या तो नाम उसका, अकौन करके है ना, एक कालू भाई अपना, एक वो है, और एक रैप वाला सिंगर था, रैप वाला सिंगर इमिनम, ये इनके गाने थे। और इसके तो वहाँ पे गए तो, और बाकी उसने ऐसे ऐसे गाने दिए तो मेरे समझ में नहीं आए। फिर मैं आया फुल मोटिवेट होके, भाई सुनेंगे। जब लगाता हूँ कुछ समझ में नहीं आया, इतना बकवास लगा कि टॉर्चर हो रहे हैं, सारा बंद। वापस से मैं जो अपने गाने थे उसी को मैं सुनता था। मैं गाने सुनता था, ये बात तो है। और गाना सुनना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, सुन लेना चाहिए। हाँ, अगर तुम उसमें रह के भावनाओं में बह गए, ख्वाबों में चले गए, तब तो साला पगलेट हो तुम, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लोग कान में गाना ऐसे लगा के और सड़क पे जो घूमते रहते हैं, ये गधे हैं।
आपको गाने वाने सुनने अगर होते हैं, अगर आप सुनते हो, नहीं सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर सुनते हो तो आराम से सुन लो जब तुमको सुनना है। अच्छा, एज के साथ तुम कभी नहीं सुनोगे। व्हेन यू कम टू माई एज, ज़्यादा बुढ़ापे की बात भी नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें मैच्योरिटी आ गई, मेरे मैच्योरिटी थोड़ा पहले आ गई, अगर तुमको मैच्योरिटी आ गई तो तुमको अगर गाने सुनेंगे ना तो उसकी लिरिक्स पे सिर्फ तुम उसको गाली दे सकते हो। आजकल के मैं गाने नहीं सुनता हूँ अब, लेकिन एक समय था जब मेरे पास गाना लॉन्च हुआ, मुझे गाने चाहिए। अब मैं 1% नहीं सुनता। तो अगर तुम गाने वाने सुनते हो तो इसमें रमने की ज़रूरत नहीं है और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भजन सुनती हूँ। सच में भजन सुनती हो? बढ़िया है, मुझे भी भजन भेजा करो, मैं भी भजन सुनूंगा। भजन के मामले में जैसे भगवान के जो गाने होते हैं आजकल तो उसमें भी नौटंकी बहुत है। भगवान के गाने में हनुमान चालीसा मेरा सुपर फेवरेट है। अब भी हनुमान चालीसा जो हरिहरन गाए, उसके बाद लोग आगे उसमें ठुमका लगा के दर 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 कर, वो नहीं। हरिहरन के जो हनुमान चालीसा अगर आप सुनोगे सुबह सुबह तो आपको सुकून लगता है। मैं सुनता हूँ बिल्कुल, लेकिन हाँ आलतू फालतू लोगों के फिर मैं नहीं सुनता। अब सुबह सुबह भगवान के नाम पे इधर आते हैं ढोल मजीरा लेके, हंगामा मचाते हैं, उसमें ए राधा तू ऐसे, अरे तू तराक करके जो भगवान को गाना बनाते हैं वो मुझे पसंद नहीं। राधा को तू तराक कर रहा है, ऐसे नहीं भाई, भगवान ने तो रिस्पेक्ट दे। तो पुराने जो असली गाने सुनोगे ना, असली भक्ति वाले गाने, वो उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आप सुनिए, सुबह उठ के बढ़िया है, सुना कीजिए। चलिए अब इसको कोई सा भी फॉर्मेट निकाल लो। अब मैं अल्फ़ा की जगह अगर 2 पाई करूँगा तो इसका मुंह कैसा होगा? बिल्कुल अल्फ़ा की जगह 2 पाई कर दूंगा, ये पूरा घूम गया तो ये हो जाएगा कितना? सर्कल। अब सर्कल सर्कल सर्कल, तो ये कैसा दिखेगा? कैसा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ये देखो, हाँ, तो मैं लिखूंगा इसको म्यू नॉट आई। अब लिखूंगा अल्फ़ा नहीं 2 पाई, और नीचे में 4 पाई आर। पाई से पाई निकल गए, इस 2 से 2 चले गए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किसका फॉर्मूला है? वही जो अपनी हेडिंग डाला था, मैग्नेटिक फील्ड बी सर्कल। अच्छा, सर्कल का कहाँ पे? सेंटर पे, एट सेंटर। ये मत भूलिएगा, पता चले सारा पढ़ लिए, कहाँ है तो पता ही नहीं, सेंटर पे। तो तुम समझो बेस हमने किसको बनाया? आर्क को, आर्क को बेस बनाया है और उसी की हेल्प से निकाल रहे हैं। आर्क को बेस बनाइए और उसको बेस बना के हम निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने स्टैंडर्ड चीज़ें रखी। अब अल्फ़ा वो कुछ भी देगा तो तुम निकाल सकते हो, अल्फ़ा कुछ भी देगा तुम निकाल सकते हो, यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू हेयर। लेकिन तुमने देखा क्वेश्चन ठगने के लिए एंगल हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दे। डिग्री सेल्सियस में देगा क्या? डिग्री में देगा। डिग्री में देगा तो डिग्री में नहीं रखना है, लिख लो नेवर पुट द एंगल इन डिग्री। अभी डिग्री सेल्सियस इसलिए बोला कि चैप्टर भी तो चल रहा है, हीट भी तो चल रहा है। नेवर पुट द एंगल इन डिग्री, किस में कन्वर्ट करने का? रेडियन में। कैसे करने का? पाई अपॉन 180 को जोड़ देने का, तो डिवाइड करने का, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का। उसी को इंटू को ही मल्टीप्लाई बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस जब आपको मिलता है, जब आप उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट व्हाट? एंगल इन रेडियन। आपको दूंगा सवाल, आप उसको सॉल्व करना, आप सवाल सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर देता हूँ, जिसके लिए ताम झाम यहाँ जमा किया है। देखो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अगले क्लास की टाइमिंग हो तो बता देना, भावनाओं में मत बहना, बता देना कि मुझे जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। फिजिक्स तो नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स तो मैं सारे तरीके से तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इन लोगों की, जैसे कुछ लोग तो ठीक है, जैसे इन लोगों की, इसकी हो गई, उसकी हो गई, उसकी हो गई, हर तरीके से बात मान रहा हूँ। क्या? जैसे मेरे से सिर्फ एक बच्चे ने कहा, जैसे इसने कहा, फिर इसके पापा ने कहा कि भाई क्लास जाता है मैथ्स का, तो वहाँ से आता है भागते भागते
खाने का भी समय नहीं मिलता, सही बात है, खाने का भी समय नहीं मिलता, फिर आपकी क्लास हो जाती है। और इसके पापा ने कहा कि कभी कभी वो इसको चम्मच से खिलाते हैं और तब ये पढ़ता है। मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, पटक के मारूंगा मैं, हैं? पापा चम्मच से खिलाएंगे तो खाएंगे साला। नहीं कुछ नहीं, पापा बोलना पापा मैं खाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाने की। ये इतना ज़्यादा VIP बनने की ज़रूरत नहीं है। पापा चम्मच से खिलाएं, वो ज़माना चला गया। आप 3 साल के थे तो तब तक चलता था। अभी पापा से इतना काम मत कराओ यार। मैं तुमको बता रहा हूँ एक चीज़, पापा मम्मी जितना तुम मदद ले रहे हो, भगवान न करे कुछ गड़बड़ हो गया, साला वो सब ताना मिलने वाला है। इसीलिए अपने को जितनी कम से कम मदद चाहिए, भाई तुमको एडमिशन करा दिया वही बहुत है, उसके बाद मदद मत लो। सब रिस्की, तू क्या कर रहा है, तो अपना घाटा कर रहा है। तो वो कल को सुनने को मिलेगा, बता चम्मच से तुम्हारे मुंह में खिलाया करता था, सब सुनने को मिलेगा। भाई ये सब क्या करने का, ये सब कुछ नहीं। अब देख, मैं समझ रहा हूँ, फिर मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी। उनको बिल्कुल सही बात है, 9 बजे आता होगा भागम भाग, फिर मेरी क्लास, दर खाने का समय नहीं मिलता होगा, भूख तो लगेगी ना यार, तो मैं भी इंसान हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैंने अपने रूटीन में चेंज किया। फिर 8:30 से 9:30 ये, फिर ब्रेक दिया, फिर आपकी क्लास उसके बाद लगाई। तुम्हारी क्लास 9 से लगती तो फिर अलग, फिर मैंने पैटर्न चेंज किया, इसने कहा। फिर शुरुआत का कहा गया कि भाई मैथ्स केमिस्ट्री चलती है तो ऐसे करके, तो मैंने सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर डायरेक्शन के हिसाब से मैंने देखा तो उसको क्या, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे को परोस रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद जब मुझे बाद में ये सुनने को मिला कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं चल रहा, जैसे लड़की बकवास कर रही है ना, मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं चल रहा, ये सुनने को मिला, जबकि सेक्रीफाइस मैं अपने सब्जेक्ट की कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बार कहा था कि आई विल टेक 5 hours थ्रू आउट द डे, उससे ज़्यादा लिया क्या कभी? नहीं लिया ना। अब देख, अभी भी मैंने 5 घंटे नहीं लिए हैं तुमसे, अभी लिए भी नहीं है। अब जरा सुन के देखो, इतना पहले दिन कह दिया था, अब तुम उसमें से जो समय मांग रहे हो, मैं केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, किसी का बायोलॉजी, किसी का उर्दू, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है सब मैं तुमको दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, टेंशन किस बात की होती है मैं तो जानता हूँ। समय अभी आएगा दिसंबर, मैथ्स की हालत बहुत ख़राब है सर, मैथ्स का ये नहीं होगा, फिर केमिस्ट्री में सर मेरी ये स्थिति है, मैं क्या करूँ, है ना। उस समय जो गाली दूंगा ना, फिर तुम मुझे याद करोगे कि साला पूरा समय दिया है, उसके बाद तुम उसको इम्प्रूव नहीं। तो फिर बर्डन किस पे आ गया? मेरे पे आ गया ना बर्डन, कि भाई सारा कुछ कहाँ से लाना होगा, फिजिक्स को अच्छा करना पड़ेगा। भाई जहाँ समय देना था, जिसको समय देना था उसको तुमने दिया नहीं, जहाँ दिया उसको गोबर कर लिया। तो इसको तो बोलते हैं ना घर के ना घाट के। और ऐसा मैं हर बार देखता हूँ। तो आप अगर किसी सब्जेक्ट को अपना समय दे रहे हो, मैं तुम कोई भी, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम भाग के सुबह की क्लास, शाम की क्लास, रात की क्लास, दिन की क्लास कर रहे हो ना, अगर तुम भाग के उसको समय दे रहे हो तो वो सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ रहा है? तो सारा हिसाब लूँगा, सारे डंडे यहाँ जमा हैं। मुझे ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि मेरा ये वीक हो गया। मैंने तो ये देखा हुआ है कि बच्चे पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूरा प्राण लगा के पढ़ रहे होते हैं और अंत में आके बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्शन कर लेते हैं इसमें से, है ना, इम्पोर्टेंट सेक्शन कर लेते हैं। भाई जब यही नौटंकी करनी है तो फिर मेरे ही सब्जेक्ट को पढ़ ले ज़्यादा। भाई जब सारी डिपेंडेंसी इसी पे रखनी है तो इसी को ज़्यादा पढ़ लो। इसको तुम समय दोगे नहीं और दोगे दूसरे सब्जेक्ट को, और उस पर तुम उन्हें जितना काम करना था किया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बात समझिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं क्या उम्मीद रख रहा हूँ, जो सब्जेक्ट में जिसका जितना टाइम, मुझे 5 आवर्स अगर तुम रोज़ दे रहे हो बहुत अच्छा है। जिस सब्जेक्ट को टाइम दिया जा रहा है उतना वहाँ से आउटपुट आना चाहिए। और सेल्फ स्टडी का तुमको समय कहाँ से मिलेगा? ये जो यहाँ बात हो रही है यही सेल्फ स्टडी है। मैं और तुम बैठे हैं, बाकी के जीव जंतु से तुमको क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूँ। एक बात बता, तुम मुझे देखते हुए सबको देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है ना। सेल्फ बात हो रही है कि नहीं? ये सेल्फ स्टडी। और क्या चाहिए? तो मुझे तुम देखो, पूरी दुनिया नज़र आ जाए तो ये पागलपन है, फिर तो बीमारी है आपको। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं तुमको तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो मैं और तुम हो गए ना भाई, बाकी किसी क्या मतलब है? अब तू सोच, अकेला बैठ के पढ़ाया जाए, फिर तुम कहो नहीं सब कुछ अकेले हो जाए। अकेले में तो कैसे जीवन ही नहीं चलेगा, फिर अकेले नहीं चल सकती लाइफ।
आप सेल्फ स्टडी का मतलब तुम समझते हो आइसोलेटेड स्टडी। मैं पहले बोला कि आपको डिफरेंस चेंज करो। तुम सेल्फ स्टडी में और आइसोलेटेड स्टडी में फ़र्क ही नहीं समझते हो। क्लासरूम की स्टडी कैन बी जस्ट मॉडिफाई इन टू सेल्फ स्टडी। कैसे? स्टेप नंबर 1, जो क्वेश्चन क्लास में दिया जाए उसको करना है। घर पे क्या करोगे? सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन करोगे ना भाई, और क्लास में क्वेश्चन करना है, और क्लास में उस क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट करना है, तो प्रेशर भी जनरेट होगा तुम, वो तो तुम्हारे ऊपर है। टेंशन लोगे तो होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। लिख दोगे, छोड़ो ना यार, देखो बस झूठ मुँह से कलम चलाओगे, गर्दन हिलाओगे, तो फिर जो है कोई ना कोई कर ही देगा, फिर डिस्कशन हो ही जाएगा, तो तुम्हारा घाटा है। क्लास के क्वेश्चन को जिसने क्लास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, उसका डब्बा गोल है, उसका डब्बा गोल है। क्लास के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। आंसर तक पहुंचना ना पहुंचना प्रॉब्लम नहीं, लड़ाई कहाँ होनी चाहिए क्लास में। क्लास में क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कभी जलील थोड़ी किया जाता है। अब जलील हुआ था तो तुमने सिस्टम हटा लिया, तुम तो डिमोटिवेट हो जाते हो उससे, लेकिन मेरे से थोड़ी कोई तुम लोग थोड़ी डिमोटिवेट हो गए हैं। थप्पड़ खाओगे ठीक हो जाओगे, डिमोटिवेट क्या होता है इसमें? अपने यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा अब समझिए, एक तो ये, दूसरी बात, जब भी हम क्लास के बाद फार्मूला कॉपी, मैंने रात को कहा था आपसे कि आप क्या करिए, डेली रिवीजन करो। अब शुरू करो यार, कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे। डेली रिवीजन फिजिक्स का होना चाहिए, डेली रिवीजन आपके बाकी सब्जेक्ट का भी होना चाहिए। डेली रिवीजन होना चाहिए कितना? सवाल यह है कितना? एक चैप्टर से नहीं होगा, नहीं, गलत। पूरी फार्मूला कॉपी डेली पढ़नी है एक बार, पूरा फार्मूला कॉपी रोज़ पढ़ना है एक बार। अब तुम देख लो कितने देर में पढ़ लेते हो। कोई 15 मिनट में पढ़ लेगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं तो हर चीज़ कम से कम बोलता हूँ। आप कम से कम फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है। लेकिन तुम सोचो फार्मूला ही भूल गए तो क्या प्रैक्टिस, कुछ काम नहीं आएगा। फिर जब बाइट से बस लॉ ही भूल गया और इसके बाद तुम जो आएगा देख लोगे, साला एक बार कोई बाइट से बस लॉ बता दे, कौन बताएगा वो? कौन बताएगा वो? ये पता होना चाहिए ना भाई। कभी कभी होता है ना ऐसा, अरे यार मतलब कोई ये बता दे तो ऐसे नहीं हो सकता ना। ये तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई कि कार खराब हो गई है, कोई एक बार धक्का दे दे स्टार्ट हो जाएगी, कौन देगा धक्का? कोई है नहीं ना, कौन देगा धक्का? तो फिर वैसे ही टांग बाहर निकालना बस, तो सत्यानाश करो। आप बात समझो, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? स्टेप 1 में फार्मूला तो पता हो पहले। अरे कॉन्सेप्ट तो तुमको आता है, ठीक है, तुमको ठीक से पढ़ाया गया, तुमने ठीक से पढ़ा है, तुमने प्रैक्टिस करी है, सब हो जाएगा। लेकिन कौन चीज़ भूल गए? फार्मूला भूल गए, कहानी खत्म। और क्या लगता है तुमको कि एकदम से एग्ज़ाम का समय होगा, रात को बैठेंगे एकदम कॉफ़ी लेंगे, गटक जाएंगे, ऊपर से शराब पीते हैं ना, कॉफ़ी का पाउडर। एक दिन एक पगलेट को देखा मैंने जिम में, साला आया, कॉफ़ी निकाला, मुँह में डाला, पानी पिया। इतना वाहियात लगा मुझे वो। मुझे दुख इस बात के नहीं कि उसने किया, अगर उसकी उम्र होती ना 30-35 साल की तो मुझे तो चलो यार चला गंवार है। 15-16 साल का लड़का रहा होगा, उसकी ऐसी मैंने हरकत देखी। अब एक तो क्या है कि अब 20, 21, 22 तक के बच्चों को जो पढ़ाता हूँ तो ऐसी जब उसकी हरकत देखी तो मन किया कि एक बार उसको बोलते हैं कि क्या कर रहा है। तो लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, कहाँ तक दुनिया बदलेगा, रहने दे। फिर मैंने देखा 15-16 साल का बच्चा, ये सब आदत बेकार है कॉफ़ी पी के पढ़ने का। कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा सो के बता सकता हूँ। फालतू की बात है साला, कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, बकवास बात है। मैं कॉफ़ी पी के रोज़ रात को सो सकता हूँ भाई, तो कौन सी आदत है कॉफ़ी पीने से? ये सब साइकोलॉजिकली नौटंकी है, ये सब फालतू की बातें हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा जीना सीखो। अब रोज़ फार्मूला पढ़ोगे ये फिक्स कर लो, रोज़ फार्मूला नहीं पढ़ोगे पछताओगे, अंत में फार्मूला याद ही नहीं होगा। अब तुम देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा नंबर ऑफ फार्मूलेज भी बढ़ेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा। आज तुम जाके अपना फार्मूला कॉपी पढ़ के देखना, रोज़ रोज़ तुम फार्मूला कॉपी पढ़ के देखना। तुमको अभी लग रहा होगा ना एक दिन हो सकता है, किसी दिन 1 घंटे लग जाए याद करने में, अभी तुम हल्के में ले रहे हो। रोज़ फार्मूला पढ़ो, जिसको फार्मूला याद है उसने आधी बाजी मार ली। एकदम टिप पे याद होना चाहिए फार्मूला, तो ऐसे ही याद होना चाहिए, खड़े हुए एक बार में फिजिक्स खत्म। ऐसे फार्मूले याद करने की आदत डालो। अब भरोसा रखो ये काम अभी से करोगे तभी होगा, अभी से करोगे तभी होगा, अंत के समय में नहीं होगा। अंत का समय किसको बोलते हैं? अंत का समय मतलब आपके टारगेट एग्जाम से 3-4 महीने पहले को अंत का समय बोलते हैं, जब दुनिया जगती है। जब दुनिया जगती है भाई, अभी तो लोग सो रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बढ़िया आराम से पकोड़े खा रहे हैं। अभी जैसी दिवाली आएगी ना, पढ़ाई शुरू करेंगे लोग। दिवाली तो आने दो,
उस समय पढ़ाई शुरू करते हैं लोग, कुछ जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, नाम के पढ़ने, जो पढ़ाई के नाम पे यहाँ रह रहे हैं, पढ़ते हैं ना पढ़ाई के नाम पे जो यहाँ रहते हैं, दिवाली के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर उसके बाद से फिर काम बिगड़ जाएगा। तो फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला अगर तुमको याद नहीं होगा तो फिर तुमको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और रिजल्ट के बाद भुगतोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपने यहाँ भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कल तुम आओगे, मेरी मर्जी, मैं किसी भी चैप्टर का कोई सा भी फार्मूला किसी से भी पूछूंगा, अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आप ठीक है, फिर सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद से फिर वो होते हैं ना जितने भी योगासन हैं सब करने के लिए तैयार रहना, अगर फार्मूले याद नहीं होते हैं तो। ठीक है, अभी आपको मैं भेजने वाला हूँ, जाते जाते एक डायरेक्शन का तरीका बता कर भेजता हूँ, आप बात समझिए। देखिए, डायरेक्शन की बात हो रही है और किसकी बात होगी? सर्कुलर कॉइल की। ठीक है, आराम से सुनना, सर्कुलर कॉइल की। उसमें क्या फ्लो कर रहा होगा पहले सोचो आप? करंट होगा, इतनी बात तय है। करंट फ्लो होगा और कॉइल की बात है, तो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज करंट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। अब एक इसमें ऐसे भेज लेते हैं, ये क्या फ्लो कर रहा है? करंट। मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नियम तो बस ये है कि आप जैसे करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड्स के फिंगर्स को घुमाओ, कोई पाम ताम नाम नहीं, छोटे सा काम कर रहे हैं। जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ। पहली बात सुन लो, स्टेप 1, पुराना कोई ज्ञान है उस ज्ञान को हटाओ। बिल्कुल कढ़ाई साफ़ होनी चाहिए, उसमें मसाले तेल मैं अपने हिसाब से डालूँगा और सब्जी अपने मनपसंद की बनाऊँगा। तुम्हारे मसाले डले होंगे फिर मैं अपना डाल दूँगा तो नई सब्जी एक खिचड़ी बन के प्रकट होगी, ऐसा नहीं। पुराना जो डायरेक्शन का जितने भी रूल हैं, जितना तुम जानते हो सबको मन से हटाओ, फॉर्मेट कर दो। पाम ताम नाम कुछ नहीं, ये वो ऐसे छू छा से करते हैं ना, वो अपना वो कौन सा होता है स्पाइडरमैन, साला इसी में ऐसे 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 ढाट ढिक ढाट, सब बकवास। सिंपल काम करेंगे। लिखो स्टेप 1। पहली स्टेप 1, चूँकि पहली बार डायरेक्शन देख रहे हैं तो लिख के छोड़ दे रहा हूँ। लिखो ओनली राइट हैंड विल बी यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन in complete physics। ठीक है, अब देखना, ये तो ऐसे लिखा दिया आपको, अब आप समझिए। करंट क्लॉकवाइज होगा। अब लिखो स्टेप 1, कर्ल योर फिंगर। अरे ये तो था बात। स्टेप 1, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये थोड़ी पूछोगे किस हाथ का, नहीं पूछोगे ना भाई, सिर्फ राइट हैंड है। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर किसको बोलते हैं? पांचों को फिंगर बोलते हैं। ये 4 फिंगर है भाई, 4 फिंगर है। ये कौन है? अंगूठा, थंब। तो फिंगर कर्ल करना है, सुन ले भाई, फिंगर कर्ल करना है तो ऐसे कर्ल होगा फिंगर। अब भगवान ने बड़ा कमाल दिया है, हाथ देख, हाथ एक ही तरफ मुड़ता है। अब कोई पूछे ना कर्ल फिंगर किधर कर्ल करना, अब तू वैसे कैसे बोल लेगा, इसको बकवास बात हो गई। कर्ल योर फिंगर्स को तुमने कर्ल किया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अंगूठा अगर सही सलामत है, अपनी जगह पे है, तो अपने आप अंदर की तरफ आएगा ना। तो क्या बोला मैंने स्टेप में कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेप 2 ठीक है, ये स्टेप 2 ही रिजल्ट है। लिख लो रिजल्ट। अंगूठा थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। अभी फील्ड निकालेंगे ना, फोर्स तो आएगा अभी बाद में भाई। ऑर्डर ध्यान रखना, पहले चार्ज, फिर उस चार्ज का मोशन, तब बना करंट से फील्ड से फोर्स। ऑर्डर ध्यान रखना। तो अभी क्या निकल रहा है? फील्ड, फिर इसके कारण फोर्स निकलेगा 5-7 दिन बाद। अच्छा, तो क्या करना है तुमको? अच्छा, किसके लिए लग रहा है ये? सिर्फ सर्कुलर शेप के लिए, समझना, सिर्फ सर्कुलर शेप की बात हो रही है, इस डंडे की बात नहीं हो रही। ये सर्कुलर है क्या? नहीं है ना, इसकी बात नहीं हो रही। अच्छा, अभी सिर्फ सर्कल की बात हो रही है। अब जरा देख, ये है, इसमें फिंगर्स घुमाओ, अंगूठा कहाँ आएगा? बाहर। कॉपी पे घुमा के देखो, अंगूठा कहाँ आ रहा है? ऊपर बोले तो जेड एक्सिस
है ना, आउट ऑफ द कॉपी, कॉपी पे घुमाओ, बोर्ड तो घुमाना अलग है, कॉपी पे घुमाना पड़ेगा, तो क्योंकि एग्जाम में तो कॉपी पे आएगा, बोले नहीं भाई बोर्ड पे पढ़ा हुआ, पहले बोर्ड पे बनाओ फिर करेंगे उसको। अब कोई 3D 2D में लफड़ा नहीं, विजुअलाइजेशन। अब चूँकि हमसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो 2D में पूछे जाते हैं फ़ोटो बना के, और तुमने अगर डायरेक्शन विजुअलाइज कर लिया 3D वाला तो दिक्कत हो सकती है। आप इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, तो इसमें फील्ड कहाँ आ रहा है, इनटू द प्लेन, और इसमें क्या आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। इनटू को क्रॉस लिखते हैं, आउट को डॉट लिखते हैं। ये तो एक तरीका है। तो कहाँ लगाओगे इस नियम को, सर्कुलर टाइप की चीज़ों में, आर्क में लगेगा बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जिसके पास रेडियस होगा वहाँ ये नियम लगेगा, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक रेडियस वाले में ही चल सकता है ना भाई। अच्छा ठीक है, ओके मान लिया। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी है ना। शॉर्टकट क्या है, एकदम फास्ट करने का। सी से क्या लिखते हो, क्लॉक, और इसी सी से क्या बनता है, क्रॉस। अब शॉर्ट में कहा, अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, फट से सीधा। तो डायरेक्ट हम हाथ वाथ घुमाने की जरूरत नहीं है। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड। तो क्या याद रखोगे, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस रखोगे ना। अब चलो देखो, इसको मिटा दूँ, ये किसके लिए है, सर्कुलर के लिए। एक और बचेगा ना, ये डंडा, ये डंडा बचेगा। अब जरा देख, दो तीन चीज़ एग्जाम्पल देखता हूँ, दो तीन चीज़ एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे ये फोटो बना हुआ है, ये बताओ तुमको दिख रहा है। अब इसका मैग्नेटिक, ये मान लो करंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तुम्हारी तरफ घुमाया तुम्हारा, या नहीं घुमाया हुआ तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। हो भी तो रहा है। अच्छा ठीक है, इधर कुछ है क्या। अब इसका बताओ, क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, इन। घुमा के भी देखो, इन आएगा ना। ऐसे रख दूंगा तो ये देख देख, ये है ना, इसको मैंने ऐसे रखा है ऐसे, और करंट उधर जा रहा है। अब बताओ, ठीक है, करंट मान लो उधर से जा रहा है, उधर से। अब बोलो किधर जाएगा वो, अंगूठा घुमाऊंगा नीचे जाएगा क्या, प्लेन बदल गया, सोच रहे हो। ये इसमें था और ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। अंतर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये है वर्टिकल प्लेन। धीरे धीरे कल इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे क्लास में बात समझ में आएगी बढ़िया, थोड़ा सा आइडिया तुमको लगा होगा। अब आ जाओ, मान लो किसी ने स्ट्रेट कंडक्टर दे दिया तो क्या होगा। हमको चाहिए डायरेक्शन, लेकिन कब, जब कंडक्टर स्ट्रेट हो। लिख लो डायरेक्शन फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट अगर कोई है, ये देख, स्ट्रेट अगर कोई है ऐसा, तो अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोल सकते हैं, सोच के देखो। इसमें तो आई या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, इधर उधर, क्या समझ रहे हो क्या। तो इसमें क्या नियम है कि अब देखो, इसमें पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब इसी को बस यहाँ से समझना था, ये डंडा। अब आप देखिए, इसमें करंट कहाँ है, ऊपर। स्ट्रेट का नियम, बस इसको पकड़ लो, लेकिन अंगूठा कहाँ रखोगे, करंट की तरफ पकड़ो। अब देखना, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, मेरा जो फिंगर है इस तरफ से अंदर जा रहा है, और पकड़ते हुए इधर से कहाँ आएगा, बाहर। इधर से अंदर, इधर से बाहर। एक बात तुमको समझ में आई क्या, इस तरीके का शेप बनेगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके का शेप बनेगा। अब बताओ शेप कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह का शेप होगा। बीच में कंडक्टर और ये रिंग क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। उड़ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं है। कंडक्टर ये था, तुमने इसको पकड़ा, पकड़ोगे, पकड़ने का मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं, पूरा पकड़ते हैं, घूमता है हाथ। जब ये घूमेगा तो पूरा कंसंट्रिक सर्कल बनेंगे, इसके चारों तरफ बनेंगे ना। अब जरा देखो इसको आराम से। अब इसको तुम क्या करो, यहाँ रख दो,
यहाँ रख दो। अब इसको पकड़ो, पकड़ोगे तो इस तरफ से कहाँ जाओगे, अंदर, और इधर से निकलोगे बाहर। समझ रहे हो क्या? ऐसा हर जगह होगा, हर जगह होगा, और यहाँ से बाहर निकलोगे। मतलब कोई पॉइंट अगर x है तो x पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और कोई पॉइंट y है तो y पे बाहर। अच्छा, शेप कैसा होगा, कंसेंट्रिक, वो जो दिखाया था अभी। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको बोलते हैं नॉक नॉक रूल। इसको याद करने के लिए बोलते हैं नॉक नॉक रूल। नॉट फॉर ट्वेल्थ क्लास, बोर्ड के लिए कोई बात ही नहीं हो रही अभी। नॉक नॉक रूल, नॉक नॉक रूल मतलब इसको यहाँ रखो, नॉक करो, जिधर नॉक हुआ उधर अंदर, जिधर नॉक हुआ उधर अंदर। ये बात समझनी है कि जिधर नॉकिंग होगी उधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनटू द प्लेन। इनटू मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अरे इसकी प्रैक्टिस का ही मज़ा है, अगली क्लास में पूरी प्रैक्टिस होगी। नॉक जिधर होगा उधर अंदर। अब जरा देख, देखना भाई, ये देख, ये ऊपर है, अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। अब नॉक किधर होगा, कैसे, अंगूठा ये देख नीचे लाया, नीचे लाया, और नॉकिंग हुई इधर, नॉकिंग हुई इधर। मतलब जिधर नॉक हुआ है, धक्का ऐसे देते हैं नॉकिंग कर। अब देख, अब इसको यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे है। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P डैश। बताओ P पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। कैसे, इसको पकड़ने की कोशिश करी तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और जब इधर अंदर है तो इधर बाहर। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे सोचा जाता है। तो भाई अगर इसका नियम लिखना हो तो एक ही बात है, नॉक नॉक रूल। मतलब एक हिंदी में एक बात लिख लो, वायर को राइट हैंड से, वायर को राइट हैंड से होल्ड करो, वायर को राइट हैंड से होल्ड करो। डैश देके लिखो, थंब करंट की तरफ, थंब करंट की तरफ। बात सही है क्या? डैश देख लो, लिखो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, जिधर फिंगर कर्ल हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर कह सकते हो, या फिर कर्लिंग ऑफ फिंगर। डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी कहता है जिधर फिंगर घूमेगा, फिंगर घूमेगा ना अपने आप पकड़ोगे तो, लिखो जिधर फिंगर घूमेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर बात होनी चाहिए, जिधर फिंगर घूमेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिधर फिंगर घूमेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये हमने लिख दिया है लेकिन यूज नहीं करेंगे। यूज किसको करेंगे भाई, इधर नॉक नॉक रूल को, और उधर सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। ये तो लिख दिया कि कॉपी में कुछ तो रहे, यूज करेंगे उसी को। एक तरफ जैसे ही तुम वायर देखोगे तो वायर देखोगे तो तुम तुरंत पकड़ के ऐसे नॉक करना, जिधर नॉकिंग होगी उधर अंदर है। सिंपल सी बात है, इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बात यहाँ से बन जाएगी। आज बस इतना ही, बाकी इसी डायरेक्शन से आगे प्रोसीड करेंगे। बस मज़े करो, मज़े करो।